हेलो साथियों, ये नॉन टेक्निकल पार्ट है हमारा। जैसा कि पता है कि पीटी जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप मेंस में बैठ नहीं पाएंगे। और इस बार पीटी को हल्के में लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2014 में जब जब परीक्षा हुआ था तो उस समय कंपटीशन की तैयारी करने का स्तर कुछ और था और अभी स्तर कुछ और है। तो अगर इसको टू बी ग्रांटेड लेके चला जाएगा तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया है नॉन टेक्निकल का सेक्शन। और काफ़ी अध्ययन करने के बाद, जो कि जेई लेवल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों का अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक चूज़ किए हैं। उस चूजन टॉपिक का वीडियो जो है हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। उसको देखिएगा कि कौन कौन सा चीज़ पूछा जाता है जेई एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल सेक्शन में। तो आज पॉलिटी है। पॉलिटी में हम संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। संविधान के स्रोत देखिए, अब संविधान जो है बनाने का चरण काफ़ी लंबा रहा। ऐसा नहीं रहा कि संविधान अचानक से 1947 के बाद संविधान बनना शुरू हो गया, ठीक है। संविधान का बहुत बड़ा सोर्स जो है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। हमको पता है, या जिनको नहीं पता है वो जानिए कि जब मूल संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या यानी कि आर्टिकल्स 395 थे। और उन 395 अनुच्छेदों में से 250 आर्टिकल यानी कि 250 अनुच्छेद सीधे सीधी भारत सरकार अधिनियम से ले लिए गए थे, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम में हम लोग को वो नहीं पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सा अनुच्छेद लिया गया है भारत सरकार अधिनियम से। सवाल ये रहेगा हमेशा कि सबसे ज़्यादा हमारे संविधान में, हमारे जो संविधान लिखा गया है उसमें सबसे बड़ा भाग किस स्रोत से लिया गया है। तो सबसे बड़ा भाग हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें से 2-3 पॉइंट है जो जो पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है आरबीआई का कॉन्सेप्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और क्या कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 में आता है। हम अनुच्छेद का वीडियो में अनुच्छेद आपको और अच्छे से करा देंगे, एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या लिया गया है, और लिया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल सिस्टम का भी जो कॉन्सेप्ट है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, जिला में कोर्ट होगा, ये सब बताया गया है हमारा भारत सरकार अधिनियम के स्रोत से। ये हमारे संविधान में डाला गया है, ठीक है। अब चलते हैं संविधान। जैसे कि पता है कि देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। तो उसके दिसंबर आते आते, है ना, एक संविधान सभा का गठन हुआ था, है ना। लोग देश के विभिन्न भागों से चुना के आए थे, ठीक है। तो संविधान का गठन क्या हुआ उसका चर्चा के लिए एक अलग से वीडियो में बनाएंगे, लेकिन आज तो बात हो रहा है कि संविधान के स्रोत क्या हैं। तो संविधान दिसंबर 1947 से लिखाना शुरू हुआ और ये जाके आपको 26 जनवरी 1950 को जाके लागू हुआ। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा है संविधान को बनने में, ठीक है। तो 26 जनवरी इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले पॉइंट नोट किए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है संविधान का लिया गया है। अब हम लोग पर राज कौन किया, हम लोग पर राज किया है ब्रिटिशर लोग। तो सबसे ज़्यादा कॉपी तो हम लोग वहीं से किए होंगे। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। तो अभी जो व्यवस्था है हम लोग के यहाँ, पार्लियामेंट हम लोग के यहाँ कौन बना के गया, ब्रिटिशर लोग बना के गया। तो संसद का जो व्यवस्था है, लोअर हाउस अपर हाउस, यानी कि लोकसभा और लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को अंग्रेजों से मिला है, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला है। तो यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली ये ब्रिटिश सरकार की देन है। दूसरा यानी कि ब्रिटेन के संसद से लिया गया। दूसरा है संसदीय विशेषाधिकार, कि भाई संसद को एक विशेष अधिकार है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से, विशेषाधिकार। चलिए एक मिनट, विशेषाधिकार, ठीक है। ये हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं रास्ता का, ठीक है। और क्या है, एकल नागरिकता, कि हम लोग के पास नागरिकता एक होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है।
एक नागरिकता उसको वहां से मिलता है जिस राज्य के वो हैं, और एक देश की नागरिकता होती है। लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में बस एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, और ये हमको मिला है कहाँ से? ब्रिटेन से मिला है, एकल नागरिकता। ठीक है, इसके अलावा क्या कॉन्सेप्ट है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? जैसा कि हम लोग को पता है कि प्रधानमंत्री के नीचे उनके कार्य में सहयोग देने के लिए एक मंत्रिमंडल है। जैसे उसमें विदेश मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए। तो ये मंत्रिमंडल बनेगा, ये हम कहाँ से सीखे? ये हम ब्रिटेन की संसद से सीखे। ठीक है, तो याद रखना है ब्रिटेन वाला में कि संसद वाला कोई टर्म आए, है ना, तो चुपचाप जो है ब्रिटेन को मार दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक और इसमें बच जाता है विधि का शासन। विधि का माने होता है कानून, विधि का शासन। तो विधि का शासन यानी कि समझिए कि अगर कोई अपराध प्रधानमंत्री भी करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी का हत्या कर दी और एक चपरासी किसी का हत्या कर दिए, तो ऐसा है कि दोनों को सजा बराबर मिलेगा। यही है विधि का शासन। ठीक है, समझ गए बात। अब आइए अमेरिका। ठीक है ना, तो अमेरिका में जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है ना, वो होता है कि अमेरिका में अगर आप फिल्म देखिएगा, है ना, तो वहाँ पे लोग अरेस्ट होते हैं तो सबसे पहले बोलता है कि हमको अपना वकील चाहिए, है ना। हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग को अपना अधिकार, वहाँ मूल अधिकार का बहुत वैल्यू है, वहाँ ह्यूमन राइट्स का बहुत वैल्यू है। ठीक है ना, तो अमेरिका जो है मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया है। हमारे पास पूर्व में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन अब उनकी संख्या 6 रह गई है। ठीक है, तो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट वहां से है। और क्या? निर्वाचित राष्ट्रपति का भी कॉन्सेप्ट अमेरिका से ही आया है। निर्वाचित राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन। इन न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? पुनरावलोकन, एक मिनट। हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है कि मान लिया जाए कि आप हाई कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है। हाँ, आपके ऊपर केस हुआ है, आप हाई कोर्ट गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है आपके साथ वही सेम जजमेंट आ जाए जो हाई कोर्ट में आया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि आप फिर से जो है रिव्यू करिए। रिव्यू मतलब फिर से देखिए कि क्या है मैटर। ठीक है, तो यही है न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद आता है इसमें आपको महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति वही कॉन्सेप्ट वहाँ है कि देखिए इंडिया में राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है ना, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट, निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब यही है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन समझ गए, है ना, कि भाई हम एक, जैसे कि अभी किसान बिल है, किसान बिल के बारे में सुने होंगे कि किसान बिल अभी सरकार पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उस बिल को रिव्यू कर सकता है। ठीक है ना, वो सही है गलत है तो गलत ठहरा सकता है। यही होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, चलिए निर्वाचित राष्ट्रपति हो गया। एक होता है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का कंसेप्ट है, ये भी आपका अमेरिका से ही आया है। ठीक है, अभी तायातरीन में ट्रंप पे भी महाभियोग लगा है, ध्यान में हो तो, है ना। इसके अलावा है आपका संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से आया है। संविधान की सर्वोच्चता, इसको हम लेते हैं, अमेरिका से आया है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है, ये कंसेप्ट भी अमेरिका से आया है। हालांकि उनका संविधान एक ही पन्ना का है। संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, हो गया। अब आइए, अगर आप अमेरिका पढ़े हैं अभी मूल अधिकार, अमेरिका में अधिकार बात होती है मूल अधिकार की, तो रसिया में बात होता है मूल कर्तव्य का, है ना। यहाँ बात होता है मूल कर्तव्य का। अमेरिका में लोग अपना हक मांगते हैं, है ना, और रसिया वाले लोग जो है अपना कर्तव्य, देश के प्रति क्या कर्तव्य है उस पर बात करते हैं। तो रूस में मूल कर्तव्य, अमेरिका में मूल अधिकार, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आयरलैंड। आयरलैंड में जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व, इसको राज्य के
नीति नीति निर्देशक निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका माने क्या होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है कि उसमें राज्य, हाँ, राज्य के पास अगर हिम्मत है, पैसा है, तो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जैसे कि अभी एक योजना सुने होंगे बिहार में कि हर घर फाइबर, बिहार सरकार का पैसा है तो हर घर के बगल से जो है ऑप्टिकल फाइबर गुजार दे रहा है। ऑप्टिकल फाइबर जिनको नहीं पता है वो समझ लें, तो वाईफाई के लिए जो गुजरता है ना, जो ऑप्टिकल फाइबर, वही है ऑप्टिकल फाइबर, समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। तो बिहार सरकार पैसा ऐसे दे रहा है, अगर मान लीजिए झारखंड सरकार के पास खूब पैसा हो जाए तो बोले कि हम हर घर में कगो नौकरी दे देंगे, तो उसके राज्य के पास पैसा है तो कर सकता है। यानी कि नीति निर्देशक तो ऐसा होता है जिसको करने के लिए वो बाध्य नहीं है, उसके पास अगर होगा हिम्मत तो करेगा, उसका औकात होगा राज्य सरकार को तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। यही होता है नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या क्या चीज आता है, जैसे कि गौ हत्या, जैसे कि ग्राम पंचायत है, जैसे कि अंधविश्वास को खत्म करना, गौ हत्या को खत्म करना। तो गौ हत्या को खत्म करना ये है ऑलरेडी संविधान में, पहले से है, लेकिन हर जगह थोड़ी ना है गौ हत्या बंद। समझ रहे बात को? ये राज्य के हकूक पर है, हिम्मत पर है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो मैं ख्याल से समझ गए होंगे। अब अच्छा, एक और है इसमें कि राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में मनोनयन का क्या मतलब है? तो देखिए, राज्यसभा में मनोनयन मतलब कि राज्यसभा में 12 को लोग भेजे जाते हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, खेल से, या फिर कोई संगीत में कोई श्रेष्ठ लोग हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर भी हिस्सा रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे 12 लोग को जो है मनोनीत करता है कौन? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, ऐसे 12 लोग। तो ये कंसेप्ट आया है आपका आयरलैंड से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दो चीज है ना, एक है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, और एक है आपका, देखिए पहले समवर्ती सूची समझिए क्या होता है। समवर्ती सूची देखिए, संविधान के अनुसूची 7 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का चर्चा है। क्या होता है यूनियन लिस्ट? यानी कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में वैसे विषय हैं जिसपे कानून सिर्फ राज्य बना सकता है। ठीक है, राज्य सूची समझ गए। संघ सूची है कि जिसमें कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है, यानी कि यूनियन सरकार, केंद्र सरकार बना सकता है, उसको कहते हैं यूनियन सूची। ठीक है, अब एक हो गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? जिसपे कानून जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकता है, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और क्या है भाई इसमें? और एक कॉन्सेप्ट है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का ऑस्ट्रेलिया में। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन होता है कि कोई ऐसा मुद्दा, हाँ, जिसपे केंद्र सरकार को बहुमत हासिल नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे कि हम राज्यसभा और लोकसभा को एक इकट्ठे बुला लेंगे। ठीक है ना, इकट्ठे बुला लेंगे और इस सभा की सदस्यता जो है लोकसभा का स्पीकर ही करता है, राज्यसभा का स्पीकर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरह का जो अधिवेशन होता है, हाँ, इसी को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में बस एक ही याद रखना है कि संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो दक्षिण अफ्रीका से मिला है। संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से जो मूल बात ये लिया गया है कि राज्य और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रिलेशन कैसा होगा। तो इस रिलेशन को बताने के लिए जो है ये कॉन्सेप्ट आया है कनाडा से। ठीक है ना, तो इसमें है पहला चीज संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है? जैसा कि संविधान के भाग 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्यों को मिला मिला के है संघ बनाया गया है भारत को, है ना। तो संघात्मक शासन प्रणाली यही है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, केंद्र और राज्य मिलकर देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, तो संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, एक और है इसमें केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां।
केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, कि केंद्र के पास राज्य सरकार से कुछ एक्स्ट्रा पावर होगा। तो यही अवशिष्ट मतलब एक्स्ट्रा है ना, जो जो शक्ति राज्य सरकार नहीं रख सकता है वो शक्ति केंद्र को दिया गया है। यही होता है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि केंद्र के पास राज्य से ज्यादा ताकत है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। तो चलिए बात करते हैं कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है। तो फ्रांस, जैसा कि पता है कि फ्रांस में क्रांति हुआ था। किस चीज के लिए क्रांति हुआ था? फ्रांस में राष्ट्रवाद, एक चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, 9th या 10th क्लास में है, कि वहां के लोगों के बीच में जन भावना आई राष्ट्रवाद की, ठीक है ना, कि स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, कि यही 3 शब्द को जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया है। क्या क्या है? स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र, ठीक है ना, लिबर्टी, सवर्निटी एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो गणतंत्र का एक मतलब समझ लीजिए। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है वैसा शासन जहां पे शासन वंशानुगत ना हो, इसी को कहते हैं गणतंत्र, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। होप यू लाइक इट।